सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 1936 में होने वाली आलमी कसाद बाजारी और दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों के हल के लिए 1944 में आलमी मालियाती फंड यानी IMF की बुनियाद रखी गई। IMF के क़याम के बुनियादी मकासद में जिन बातों को मद्देनज़र रखा गया था उनमें आलमी मालियाती निज़ाम का क़याम व तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी तिजारत का फ़रोग़ और उसके ज़रिए ममालिक की इनकम और रोज़गार में इजाफ़ा करना और मेंबर ममालिक को बैनुल-अक़वामी अदायगियों के खसारे की सूरत में कर्ज़े की फ़राहमी शामिल हैं। इन मकासद की बुनियाद पर IMF कर्ज देने के साथ साथ अपनी शराइत भी लागू करता है। तीसरी दुनिया में बहुत से ममालिक में अब तमाम तर पॉलिसियाँ आलमी मालियाती इदारों की मंशा से ही तरतीब दी जा रही हैं। IMF का तरीका वारदात यह है कि IMF शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा फराहम करके लॉन्ग टर्म के लिए मकरूज कर देता है, जिसके बाद सिर्फ सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्ज हासिल करना मजबूरी बन जाता है। माहिरीन के मुताबिक IMF खुद को द सेवियर के तौर पर पेश करता है, लेकिन पसे पर्दा कर्ज लेने वाले ममालिक की जड़ें कमज़ोर करता है। इन ममालिक की फहरिस्त में अब पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने 1950 में पहली बार IMF से कर्जा लिया था और उसके बाद से अब तक 23 मरतबा हम मुख्तलिफ मुआहिदों के तहत कर्जे हासिल कर चुके हैं। डॉन की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 2019 के मुआहिदे से पहले कभी IMF की शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया था और माजी की हुकूमतों ने ऐसी तमाम शराइत जो मुल्क की खुद मुख्तारी और आवाम की फलाह बहबूद को बराह रास्त मुतासर करती हैं उन पर अमल दरामद से गुरेज किया। जनवरी 2024 में IMF ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट की जायजा रिपोर्ट जारी की, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी को वाज़े तौर पर सराहते हुए इस बात पर जोर दिया था कि इन पॉलिसीज़ का तसलसल ही तरक्की की जमानत है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में माली साल 2024 के अख्ताम तक बेहतरी की नवीद भी सुनाई। जायजा रिपोर्ट में जिन खतरात की निशानदेही की गई है उनमें एक अहम चैलेंज बैरूनी कर्जों की अदायगी है, जो कि चैलेंज से बढ़कर एक मुअम्मा है कि उन्हें अदा करने के लिए डॉलर्स कहाँ से आएंगे। कारोबार भी शरह सूद ज़्यादा होने और महंगी बिजली और गैस की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। कर्जा तो कर्जा, उस पर लगने वाले सूद की अदायगी इससे भी बड़ा चैलेंज बन चुकी है। पाकिस्तान को सूद इतनी तेजी से खा रहा है कि बजट का बड़ा हिस्सा सूद की अदायगी में ही चला जाता है। सूद की मद में माली साल 2023-2024 में 7,300 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सूद की अदायगी इस साल 8,300 अरब से भी ज्यादा होगी और आइंदा साल सूद की अदायगी के लिए मुख्तस तखमीना 9,500 अरब रुपए के लगभग लगाया गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक मुल्की कर्जे, जिनमें बहुत बड़ा हिस्सा अंदरूनी कर्जों का है, इतने बढ़ चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं कि अगर कोई हल ना निकाला गया तो पाकिस्तान अपना बजट भी नहीं बना सकेगा। सारे का सारा बजट ही सूद की अदायगी पर खर्च हो जाएगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बड़े मकरूज ममालिक में होता है। जून 2023 में मजमूई तौर पर 223.8 अरब डॉलर्स का कर्ज वाजिबुल अदा था, यानी गैर मुल्की और मुल्की कर्जों का हजम 224 अरब डॉलर के बराबर था। ये पाकिस्तानी करेंसी में 62,881 अरब रुपए बनते हैं। इस मजमूई कर्जे में 24,309 अरब रुपए मुल्की, जबकि बकाया 38,572 अरब रुपए बैरूनी जराए से हासिल करना है। आदादो शुमार ये बताते हैं कि 2006 में पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों का हजम सिर्फ 37.2 डॉलर था, जो बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2023 में 131.2 अरब डॉलर हो गया था। फरवरी 2024 के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में वाजिबुल अदा कर्जे 42 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं, जबकि ये सिर्फ 2 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में 38 अरब डॉलर से थोड़े ही ज्यादा थे, यानी 2 महीनों में 4 अरब डॉलर से जायद कर्जे हासिल किए गए। अगर इसी शरह से यह कर्ज बढ़ता गया तो दिसंबर 2024 तक कर्जों में इजाफा कितना हो जाएगा, इसका तस्वुर भी एक भयानक तस्वीर पेश कर रहा है। एक भयानक हमें बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। एहतिशाम उलग साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, कारोबारी मामलात पर, इकॉनमी के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र और गिरफ्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शुजात फारूक साहब, आप पहले इस पर अपना कमेंट दे दीजिएगा कि अब ये IMF के पास पाकिस्तान एक बार फिर जा रहा है। 7 अरब डॉलर का ये एक बड़ा प्रोग्राम है। अगले 3 साल में पाकिस्तान को कितना ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा? 3 ममालिक पहले पाकिस्तान को एक रोल ओवर दे चुके हैं, लेकिन 1, 2 साल, 3 साल के बाद वो पाकिस्तान को बहरहाल वो कर्ज तो उतारना ही है। ये तो एक छोटा सा टाइम मिल गया पाकिस्तान को, अब इसमें क्या कुछ बहुत जल्दी करने की ज़रूरत होगी? जी देखें, ये हम 24th टाइम IMF के पास जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देख लें कि अगर 77 सालों में हम 24 दफ़ा गए हैं तो ऑन एवरेज हम हर तीसरे साल जा रहे हैं।
तो आप इमेजिन करें कि अगर एक बंदा हर तीसरे साल डॉक्टर के पास जा रहा है और वो वेंटिलेटर पे, और IMF के पास हमेशा हम उस वक्त जाते हैं जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं। तो पहली चीज सर जो नोट कर ले वो ये है कि जब भी वेंटिलेटर पे आप होते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ये बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि IMF एक ही बात कहता है, वो कहते हैं जी अपने टैक्स और रेवेन्यू को बैलेंस करें, ठीक है ना जी, अपने रेवेन्यूज को इम्प्रूव करें, अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करें। बदकिस्मती से हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर रहे। हमें इसी तरह की जब एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, जो अभी भी गवर्नमेंट ढूंढ रही है कि $7 बिलियन हमें मिलेंगे, तो हम उससे ईज हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम करें। चलिए टैक्सेस तो हमने भरमार कर दी है, टैक्सेस आप देखें, लेवी टैक्सेस हैं, एक्साइज हैं, पता नहीं कितने टैक्सेस हैं, तो 1/3 से भी ज्यादा हमारे टैक्सेस हैं। तो जो मेरी अर्ज है कि वो हमें सबसे पहले, ग्रोथ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो ग्रोथ मुश्किल है। हमें जो चाहिए वो ये है कि अब हम अपने जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी तरफ सीरियसली सोचें। जिस तरह आप देखें बहुत सी सब्सिडीज हैं, पावर एक एग्जांपल ले लें, पावर में पिछले साल जो लॉसेस है वो तकरीबन $550 बिलियन हैं, लेकिन सब्सिडीज जो हैं वो तकरीबन 976 अरब रुपया है। तो हमें इस तरह की जो सब्सिडीज हैं, इसी तरह आप PSDP बजट देखिए, 18th अमेंडमेंट के बाद मेरे ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट का PSDP बजट भी रिव्यू करने की जरूरत है। शायद हार्डली गवर्नमेंट को सिर्फ हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कोई डैम बनाना है उसके ऊपर चाहिए, आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू अपनी सड़कें बनानी है। ये गली नालियां फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट को लेके आए और अपनी तालीम को ठीक करें। लेकिन मुझे जो डर है वो ये डर है कि जब ये प्रोग्राम साइन होगा, हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, तो हम अगेन जो पहले हुआ है कि हमने कभी भी अपनी इस्लाह नहीं की है। सही, ठीक है। तो अब एहतशाम साहब, ये इस प्रोग्राम के ज़रिए जो शराइत अभी पिछले दिनों में सामने आई, अगर हम स्पेशल इकनॉमिक जोन्स नहीं बनाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, हमारी जो कंजम्पशन है बिजली की वो कैसे बढ़ेगी? अगर ये सब कुछ नहीं बढ़ सकेगा तो जो इकॉनमी के इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं हमारे ऊपर, उसको हम किस तरह से फेस कर सकेंगे? वो चैलेंजेस तो एज इट इज़ हमारे ऊपर रहेंगे, और कल को हम 25वें प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, फिर हम मज़ीद दरखास्तें दे रहे होंगे अपने दोस्त ममालिक को कि एक और बार आप हमें रोल ओवर दे दें 12, 13, 14 अरब डॉलर का। देखिए अरबाब, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे IMF के बहुत सारे प्रोग्राम मैंने कवर किए हैं और आपने देखा, और आप भी बड़े अच्छे से देख रहे हैं इकॉनमी को, हमारे दोस्त भी समझते हैं सारे इस चीज़ को। अभी एक मुद्दत तक जो यार्डस्टिक पैमाना था IMF का एग्रीमेंट लेने के लिए, वो क्या था? और सिंपल यही हमेशा होता था कि जी वो एक बैंक की तरह ऑपरेट करते हैं कि जी आप उनसे पैसे ले रहे हैं, आप कैसे वापस करेंगे। वो कभी नहीं आपको कहते आप टैक्स लगाएं, आप एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म करें, आप इन्वेस्टर के साथ ये सलूक करें। वो सीधा कहते हैं जी हाउ द हेल यू आर गोइंग टू रिटर्न आवर मनी बैक, सीधा सवाल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान किसी ना किसी बहाने उनकी बातें पूरी करता था, लेकिन अब देखें एक जो फिनोमेना है बड़ा अजीब-ओ-गरीब है, बड़ा अफसोसनाक है। कभी अरबाब ऐसा नहीं हुआ कि स्टाफ लेवल नेगोशिएशन हो जाएं और उनमें जो लोग आते हैं 1 महीना 1.5 महीना बैठ के सारे सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, स्टेट बैंक, कॉमर्स, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और फिनांस में जाके पूरा कवरेज करने के बाद वो अपना जो प्लान देते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान एलिजिबल है, पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश कर देते हैं कि पाकिस्तान को आप ये पैसा दे दें। इस दफ़ा आपने देख लें कि बावजूद इसके स्टॉक लेवल नेगोशिएशन होने के बावजूद ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। उसकी वजह है कि ये पॉलिटिकल शराइत आना शुरू हो गई। मैं तो कहता हूँ स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है IMF का, ये आपने देखा ऊपर नीचे जो शराइत लागू की उन्होंने, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में किस तरह घेरा उन्होंने हमें कि $12 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बड़ी हद तक पूरी होगी। आखिरी आप देखने कहा जा रहा है 3-4 दिन पहले कोई $600 मिलियन एक कमर्शियल बैंक है यूरोप का, वहाँ से 11% इंटरेस्ट रेट पे अब पाकिस्तान ने कर्जा लिया हो ताकि ये 2 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप पूरा हो जाए। बाय द वे अरबाब, एक ज़माना था हम यही समझते थे कि आधे % 1% इंटरेस्ट रेट पे जनाब IMF पैसा देता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट भी 2.5 से 3% पे चला गया है। तो सवाल इस वक्त यह है जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे निकलेंगे। देखिए बड़ी बदकिस्मती है कि जब से ये ब्रेडवुड इंस्टीट्यूशन बने थे IMF वर्ल्ड बैंक, उसके बाद से 2 अदारे बने, मेरे दोस्त भी जानते होंगे, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट और वाशिंगटन कंसेंसस ग्रुप, वही पूरी दुनिया को लीड करते हैं कि किस मुल्क में कौन सा फार्मूला लगेगा। हमें इन्होंने ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन पे फंसा के रख दिया कि जी बेल्ट टाइटनिंग करें, उसके बाद जनाब अल्लाह भला करें, आप ऑस्टेरिटी मेजर, ग्रोथ को भूल जाएं। भाई ग्रोथ को आप भूले बैठे हैं, अब क्या करें, कब तक बेल्ट टाइटनिंग करें? भाई आप मुल्क की आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसके मुकाबले में जॉब क्रिएशन नहीं है, पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं।
हज़ारों लोग जो है ना वो पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं, जॉब है नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म हो गया है, प्राइवेट सेक्टर में जगह नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कोई पॉलिटिकल फैसले अमेरिका यूरोप के अपने हैं, वो कहाँ से कहाँ। कल स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया जी पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी न किसी बहाना सेपक को रोकने के लिए बहुत मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, जो हमने जिस पे आस लगाए बैठे थे कि 9 इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, वो कहते हैं जी आपने नहीं बनाने। अब देखें ये वो शर्तें हैं जिसके हमारे लिए बहुत सुसाइडल हैं। फिर वो गवादर चाइना कहते हैं जी हमें देते हैं, हम नेवल बेस बनाएंगे, वो कहते हैं अमेरिकन द डे यू गिव इट टू द अमेरिकन विल बॉम्ब इट। हम तो सैंडविच बन के रह गए, हमारे पास तो कोई कुशन नहीं रहा। एक ही चीज़ रह जाती, आखिरी बात रह जाती है कि जब तक अपने पाँव पे खड़ा होने का सलीका नहीं सीखेंगे, हम ये जो बाहर के क्लचेस में फंस गए हम नहीं निकल सकते। अभी आप देख लें सारी दुनिया पाकिस्तान को कह रही है कि जी आप नंबर 1 काम है आपका कि जी आप अपना रेवेन्यू बेस बढ़ा लें। आज भी 24 करोड़ आवाम में 50 लाख बंदे जो टैक्स पेयर हैं आधे नील फाइल करते हैं। भाई दुनिया में कोई मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता टैक्स दिए बगैर। सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स दें, आप और मैं टैक्स दे रहे हैं, फंसे हुए हैं। आपने देखा बजट में सैलरी क्लास को फंसाया, ना उन्होंने एग्रीकल्चर में टैक्स लगाया, ना इस सर्विस सेक्टर को ब्रॉडन किया। नतीजा चंद क्या है कि वो गवर्नमेंट के पास स्क्वीज हो गई है। जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन FBR के पास होता है वो भी खत्म हो रहा है क्योंकि करप्ट प्रैक्टिस वहाँ पे नजर आती है। जी बिल्कुल सही। तो अब शहजाद साहब ज़ाहिर है ना कोई टैक्स रिफॉर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, फिर अगर ये हमें इस तरह के जो हम स्पेशल जोन्स बनाने जा रहे थे, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, अगर ये भी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकेंगे तो अपने जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ या स्ट्रेंथन कर सकेंगे? तो आने वाला दौर या IMF के प्रोग्राम की सूरत में हम अपने आप को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं या मज़ीद किसी एक जाल में फंसाने जा रहे हैं? देखिए जी, एक तो जियो पॉलिटिक्स है, वो आज की नहीं है, वो जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से है। स्टार्ट में देखें तो हमें रशिया भी इनवाइट कर रहा था और अमेरिका भी इनवाइट कर रहा था, तो हम अमेरिका की तरफ चले गए। लेकिन देखें वो अपनी जगह पे है और इसमें कोई शक नहीं कि IMF इज बैक्ड बाय अमेरिका, यूरोप और वो वेस्ट के है। और जाहिर है आपको बड़ी क्लियर वो लॉबी नजर आएगी अगेंस्ट चाइना, रशिया। अभी रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे तो वो ब्रिक्स का कह रहे थे, तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि हम इस तरफ को जाएं। लेकिन मेरा एक और कंसर्न भी है कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने पहले भी बनाए, हमें ये इवेल्युएट करना चाहिए कि ये कितने रोबस्ट हैं, कितने ये बहुत अच्छे फंक्शनल हैं। मैंने अभी चाइना गया तो एक उनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन IT का था शंघाई में, वो इस्लामाबाद से 2 गुना बड़ा था। वहाँ पे दुनिया की हर बड़ी बड़ी कंपनी आके बैठी हुई थी और बिजनेस कर रही थी, एक्सपोर्ट में थी। आप सिंपल एक सैमसंग को देखें, सैमसंग सिर्फ ताइवान से $80 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि हमारे कितने जो पहले हमारे SEZs हैं वो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी से बड़ी माजरत के साथ बने। गवर्नमेंट ने प्लाट दे दिए, सेठों ने वहाँ पे प्लाट ले लिए, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, उन्होंने कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी दी बड़ी माजरत के साथ। ना तो हमारा कोई IT पार्क इतना रोबस्ट है, ना कोई इंडस्ट्रियल पार्क इतना रोबस्ट है, और ना वहाँ से कोई बड़ी हैंडसम एक्सपोर्ट हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर तो सब्सिडीज बेस हमने कर्ज लेके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि शायद ना बनाएं। PSDP का बजट इन कामों के लिए नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री को कहें कि इंडस्ट्री अपने कंपेटिटिव के ऊपर सोचे, प्रोडक्टिविटी पे सोचे, और जहां उनको मार्जिन अच्छा मिलता है वो खुद उसको कम्पीट करें। ठीक है। तो इस वक्त लेकिन आप बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल था, इकोनॉमिक जोन हमारे बन जाते तो मिडिल ईस्ट बहुत हमारा कवर होता। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा अपना इनसे इख्तलाफ करूंगा, ये इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये बनने के बाद हमारी इस पर सारी वर्किंग हो चुकी है कि जी कितना आप यहाँ पे अपना एक्सपोर्टेबल हम गुड्स बना सकेंगे। तो मेरा ख्याल है वो 50% भी अचीव हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा। ठीक है शाम साहब, आपकी भी राय का एहतराम है। मैं ज़ाहिर है कि अब ये तरह की राय आपने आरा सुन ली है। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े क्रंच में, लेकिन अब इससे निकलना है और कोशिशें भी इस वक्त भरपूर तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की बल्कि SIFC की भी जारी हैं सिलसिले में। और SIFC के ताउन से पाकिस्तान के तवानाई के बुनियादी ढांचे के लिए अब वाइट ऑयल पाइपलाइन को जो प्रोजेक्ट है उसमें बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। 477 किलोमीटर तवील ये वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर तामीराती काम शुरू करने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान माचवे के थलियाँ और तारो जब्बा पाइपलाइन मनसूबे के लिए मुआहदा भी तय पा गया है। तहकीकी और तरक्याती मनसूबा होने के बायस ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल पार्को और इंटर स्टेट गैस सिस्टम का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसकी सरबराही फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ये पाइपलाइन मोटरवे के पैरेलल माचवे के थलियाँ और तारो जब्बा के दरमियान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस
पाइपलाइन को अटक रिफाइनरी, चकपिराना और फकीराबाद के साथ मुंसलिक करने की सहूलत भी मौजूद है। व्हाइट ऑयल पाइपलाइन की तामीर से तेल की सप्लाई में बेहतरी आएगी और लागत में भी कमी आएगी, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत होगी। इस मंसूबे के तहत इब्तदाई सप्लाई की सलाहियत 7 मिलियन टन सालाना है, जो कि मुस्तकबिल में बढ़कर 10 मिलियन टन तक भी बढ़ाई जा सकती है। फरवरी 2024 में माशे के थलियां और तारो जब्बा व्हाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे के लिए कंसोर्शियम की तश्कील से मुतालिक फरीकैन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए थे। SIFC की कामयाब सहूलतकारी के बाइस इस फ्लैगशिप मंसूबे का आगाज हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने 1 साल के मुख्तसर अरसे में सरमायाकारी को फरोग देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम के बाद से गैर मुल्की सरमायाकारी में कई गुना इजाफा हुआ है। SIFC के तहत पूरी हुकूमती मशीनरी वन विंडो के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन समेत कई दोस्त ममालिक ने अरबों डॉलर्स के मंसूबों में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है। माहिरीन के मुताबिक एक गेम चेंजर मंसूबे पाकिस्तानी मईशत में एक इनकलाब लेकर आएंगे। SIFC का हदफ 50 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान लाना है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान की नई और पुरकशिश पॉलिसी से फ़ायदा उठाने के लिए इस वक्त तैयार हैं। चंद माह में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़कर 258 मिलियन डॉलर से ज़ायद हो गई है। आज से 40 साल पहले अगर मुल्की मईशत को देखा जाए तो सनतें कराची से पंजाब मुंतकिल होना शुरू हुई थीं, जो बाद में फिर मुल्क से बाहर मुंतकिल हो गईं और मुल्क के बड़े बड़े बिल्डर्स, सनतकार, इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स ने खुद को गैर महफूज समझकर अपना सरमाया दुबई मुंतकिल किया और वहाँ सरमायाकारी की, जिसकी वजह से दुबई वो महफूज मकाम बन गया जहाँ भारत के बाद पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की। पाकिस्तान से सनतें बड़ी तादाद में बांग्लादेश मुंतकिल हुई, जिससे बांग्लादेश को बड़ा फ़ायदा हुआ और वो तरक्की में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ गया। पाकिस्तान में 2-3 अशरों से जारी बिजली और गैस के बहरान पर फौरी तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज ये बहरान मुल्की मईशत और ख़जाने पर सख्त और बड़ा बोझ बना हुआ है। मौजूदा हुकूमत का जोर सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने पर है, जिसके बाइस ताजिर परेशान हो रहे हैं और कारोबार सिमट रहा है। मुल्की इन्वेस्टर्स की राय के मुताबिक सरमायाकार अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जो अब पाकिस्तान में मुमकिन नहीं रहा। मुल्क में सरमायाकारों ने खुद को गैर महफूज समझकर मुल्क से बाहर जाना शुरू कर दिया है। कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से जो कौमी मुहिम आज से कई साल पहले शुरू की गई थी, उसमें हुकूमत को भरपूर अवामी ताउन मिला, मगर उस वक्त भी अवाम के एतमाद को मजरूह किया गया। मुल्की सरमायाकार अब SIFC की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए पुरकशिश पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ मराहत देकर सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ऐसी ही मराहत और सहूलियात मकामी सरमायाकार भी चाह रहे हैं। उनकी भी तवक्को है ताकि उनका एतमाद बहाल हो सके और मुल्क की तरक्की और मईशत के इस्तेहकाम में मकामी सरमायाकार भी अपना किरदार सकें। ब्रेक के बाद इसी पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। एहतिशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुजात फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और SIFC की अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए काविशें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। न सिर्फ हमने देखा चाइना की 2 बड़ी कंपनीज आ रही हैं, बल्कि अब SIFC के ताउन से पाकिस्तान का जो तवानाई का बुनियादी ढांचा है उसके लिए वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में भी ये अहम पेशरफ सामने आई है। 477 किलोमीटर की ये पाइपलाइन जब इस पर तामीराती काम शुरू करने के लिए अब स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो मायदा हुआ, उससे अरबों रुपए की बचत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में हो सकती है, चूँकि इससे बहुत बड़े मिकदार में जो दूर दराज के इलाके हैं और जो ये पूरा एरिया जो कवर करेगी उस तक तेल की सप्लाई को मुमकिन बनाया जा सकेगा। सिर्फ इसकी जो इब्तिदाई सलाहियत है वो 7 मिलियन टन सालाना है, जो कि मुस्तकबिल में 10 मिलियन टन तक भी बढ़ाई जा सकती है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट मनसूबा है और फिर आगे चलकर जो पाकिस्तान को एक बड़ी अहम तरीन IMF का प्रोग्राम मिलने वाला है, वो कितना असर पाकिस्तान की इकॉनमी पर डालेगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। शाम साहब, ये जो इस वक्त SIFC की काविशें हम देख रहे हैं, वाइट पाइपलाइन का मनसूबा हो या चाइनीज़ कंपनी को लेकर आना हो, और एक नहीं 2-2 कंपनीज आ रही हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी करने जा रही हैं, तो ये गेम चेंजर के तौर पर हम SIFC की इन काविशों को लें जो कि 50 से 70 अरब डॉलर्स की बात हो रही थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलेंगे और मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, तो ये कितना अहम तरीन है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये सारे डॉलर्स? देखिए अरबाब, ये पिछले चंद दिनों में बड़ी मेहनत से SIFC ने अपने कुछ प्रोजेक्ट को आगे लेके गए हैं। अदरवाइज़ आप देख लें कि बड़े अरसे से जो खबरें आ रही थी, बावजूद इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ भी, प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बाहर गए, सऊदी अरब, UAE, मुख्तलिफ चाइना, लेकिन आप देख लें कि जो मुल्क में सिक्योरिटी के हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से हमने देखा बहुत से हवाले से जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, इनिशियली $25 बिलियन की थी,
जिसमें ऑयल एंड गैस, गवादर और इसके अलावा मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट है। मेरा ख्याल है 2 प्रोजेक्ट जो है ना, जो जिसको कहना चाहिए ब्रेक थ्रू हुआ है। एक तो ये जो आप बता रहे हैं वाइट सीमेंट वाला जो है, और दूसरा वो जो 1200 मेगावाट का जो चाइनीज़ चश्मा के मकाम पे जो लगने जा रहा है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है, सॉरी, इसका न्यूक्लियर एनर्जी वाला प्रोजेक्ट, ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट हैं। मेरा ख्याल है ये डेफिनेटली इस स्टेज पे इनका आना ये इनकरेज करेंगे लोकल और बाहर के इन्वेस्टर को, जो बड़े अरसे से देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है इन्वेस्टमेंट की बड़ी बातें कर रहा है लेकिन लोग इस तरफ नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है ये उस लिहाज से तो इसकी अहमियत बड़ी है। अब देखना ये है कि हुकूमत कितनी तेज़ी के साथ इन सारे मामला को लेके आगे चलती है। और दूसरा मेरा ख्याल है अरबाब, इन सारे फैक्टर में जो बड़ी चीज़ समझ में आ रही है वो IMF का प्रोग्राम है। IMF के प्रोग्राम की वजह से सारी चीज़ें रुकी हुई थी। अब देखें क्लियरेंस हो गई है इसकी, अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीट करने जा रहा है और हमें $7 बिलियन का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ एक और बड़ी अहम बात जो आजकल हर ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में हो रही है कि जी क्या पाकिस्तान का ये आखिरी प्रोग्राम होगा 2028 का के बाद, और ये 3 साल का प्रोग्राम है, या ये कि हमारी सॉवरेनिटी इस तरह ही कॉम्प्रोमाइज़ होती रहेगी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हमारी जो है ना नहीं होगी। इसके लिए एक ही चीज़ कही जा रही है कि 3 काम जब तक नहीं करेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सिक्योरिटी कंसर्न दूर नहीं होंगे, अनइंटरप्टेड डिसीजन और बग़ैर किसी इंटरेस्ट ग्रुप को जिसको कहते हैं उनकी बातों को सामने लाए, उनके प्रेशर में लाए बगैर, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ यही कहा जा रहा है कि खुदा ना खास्ता 2028 में जब 3 साल का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा फिर हम IMF के दरवाजे पे होंगे। सही। और अच्छा साहब, जो इस वक्त हमारा मुल्क का एक तो इम्पोर्ट बिल अपनी जगह पर, एक्सपोर्ट को हम $50 अरब तक भी ले जाएं तो तब भी वो जो एक गैप है डेट का वो ज़ाहिर है मौजूद रहेगा। और उसके बाद फिर जो एक बिजली इस वक्त महंगी होती चली जा रही है, सर्कुलर डेट अलग बढ़ रहा है, बिजली की कॉस्ट अलग बढ़ रही है, IPPs की पेमेंट्स हम अलग कर रहे हैं। ये 2 फैक्टर्स इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिस पर हुकूमत को बड़ा फोकस होने की और बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। और जितना जल्द अज जल्द इसमें कमी ला सकती है तो उतना ही हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। राइट ट्रैक और राइट डायरेक्शन इस वक्त आपको हमारी हुकूमत की खासतौर पर इन 2 सेक्टर्स में नज़र आ रही है। किस तरह से इम्पोर्ट बिल को कंट्रोल में लाया जाए और किस तरह से बिजली को सस्ता किया जाए। देखिए, इम्पोर्ट बिल को तो बेहतर करने के लिए, कम करने के लिए तो एक ही तरीका है कि जो हम बार बार बात होती है कि जी जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं, लग्जरी आइटम हैं, गाड़ियाँ हैं और मशीनरी इम्पोर्ट जिसकी ज़रूरत है, इसी तरह से रॉ मटेरियल जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान इंडस्ट्री को, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खसारा जो है आज भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है। एक तो इस पर डेफिनेटली हुकूमत को मेरा ख्याल है जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, जो हमारे माफियाज हैं, जो जिस तरीके से कार्टर ऑपरेट करते हैं अपनी मर्ज़ी की, जिस तरीके से कानून साजी आइन साजी करवा के FBR के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करवा लेते हैं, इसको एक रोकना होगा कि अननेसेसरी इम्पोर्ट जो है ना वो कम की जाए। और दूसरा मेरा ख्याल है जो दूसरी बात आप कर रहे हैं ना, इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ समझ आ रही है कि हमारा इन्वेस्टर वो बड़े दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि उसका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। और साथ साथ जो आप बिजली महंगी की बात कर रहे हैं अरबाब, देखें ना बिजली महंगी का तो अब IPPs वाले क्या कह रहे हैं कि हुकूमत पहले अपने प्रोजेक्ट पे जो बिजली जो है ना वो कम करे, उसके बाद फिर हम कम करेंगे। एक तो वो, दूसरा कैपेसिटी पेमेंट में वो आने के लिए तैयार नहीं। 10 सालों में आप देख लें 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ 1800 अरब रुपया जो आप फालतू इनको दे चुके हैं कैपेसिटी में, तो वो देने के लिए तैयार नहीं, धमकी देते हैं कि जी इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। मेरा ख्याल है ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, जिस तरह लिबर्टी पावर वालों ने किया था। उन्होंने ऑफर किया था कि जी ठीक है हम कम करने के लिए तैयार हैं, लोकल करेंसी में भी काम करेंगे, लोकल गैस जो है उसके ऊपर भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। अब हुकूमत को चाहिए ना कि इनिशिएटिव को आगे लेके जाए और IPPs के पास जाके बिठाए। अगर वो नहीं होता तो मुझे लगता है कि मुश्किलात होगी। एक ही अदारा ऐसा रह गया जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब शुजात फारूक साहब से भी जरा इस पर मैं उनका पॉइंट ले लेता हूँ। शुजात साहब, ये इस वक्त जो SIFC अपनी कोशिशें कर रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने की, कुछ चीनी कंपनीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं, IMF का जब ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान इसको अवेल कर लेगा, बोर्ड इजलास में भी इसकी जब मंजूरी हो जाएगी, उसके बाद कितना फ़र्क पड़ सकता है? इस वक्त जो जिन 50 या 60 अरब डॉलर्स का जो इंतज़ार इस वक्त किया जा रहा था SIFC के प्लेटफॉर्म से, ये आहिस्ता आहिस्ता अगर इसकी आमद शुरू हो जाती है तो आने वाले कितने अरसे में पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल होते देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहले तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो बात कर रहे हैं कि हमें बाहर से पैसा चाहिए। मेरा तो ये सवाल है कि हमारे मुल्क के अंदर जो पैसा है हम उसको क्यों नहीं मोबिलाइज करते। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है वो सिर्फ 13% है, पूरे साउथ एशिया में वो कम से कम है। इंडिया में आप चले जाएं तो आपको 20-25% मिलेगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम क्यों बाहर के पैसे के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, हमारे मुल्क में पैसा है।
लोगों के पास पैसे है। आप रियल स्टेट में देखें लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करें, $32 बिलियन रियल स्टेट में इन्वेस्ट होता है। दुबई लीग्स देखें तो आपको $12 बिलियन है कि जो पाकिस्तानी दुबई में जाके इन्वेस्ट करते हैं। अभी आप 1 लाख दुबई का डाटा देखें तो तकरीबन 5000 पाकिस्तानियों ने दुबई में जाके अपनी कंपनीज रजिस्टर। मेरा सबसे पहले तो इख्तिलाफ ये है कि आप सबसे पहले अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें। बाहर का इन्वेस्टर आएगा तो वो अपना नफा नुकसान देखेगा। अब बाहर का इन्वेस्टर आएगा तो देखिए 2 तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक है जो गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी, गवर्नमेंट पैसा लेके आई, जिस तरह चाइना के प्रोजेक्ट आए। आप देखें CPEC 2013 में आया है, उसकी फेज 1 फेज 2 कंप्लीटेड है। 10-11 साल में अभी तक CPEC के इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आया। हाँ, आपके डेट जो है वो बढ़ गया है। और दूसरा आपका देखें जो आपका प्राइवेट बाहर का फर्स्ट इन्वेस्टर है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट इन्वेस्टर अभी बहुत कबल अज़ वक्त है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि बाहर का इन्वेस्टर आके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि हमारी पॉलिसीज रोज चेंज हो जाती। सही। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुजात साहब और इत्तिहाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पॉइंट है शुजात साहब का कि जो लोकल इन्वेस्टर है उसको क्यों नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा। अब ये PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इसके बाद दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन होनी है, तो ये तो टेस्ट केस के तौर पर इन केसेस को अगर लिया जाए और लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ाया जाए तो शायद इसमें मदद मिल सकती है। ब्रेक के बाद आते हैं, गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शुजात फारूक साहब, इत्तिशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात साहब, ये अभी ब्रेक से पहले जो लोकल इन्वेस्टर को आपने फैसिलिटेट करने की बात की, तो हमारे यहाँ आप देखें 7 साल पहले प्राइवेटाइजेशन की एक मिनिस्ट्री बनाई गई। इन 7 सालों में कोई एक इदारा हम प्राइवेटाइज करने में कामयाब नहीं हुए। जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तब भी हमारे 6 से 7 बड़े मेजर प्लेयर्स इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। वो तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के इदारों को ख़रीदना चाहते हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट भी लेकर वो आना चाहते हैं, लेकिन इतना मुश्किल और इतना कॉम्प्लिकेटेड ये पूरा अमल हुआ है कि वो उनकी भी फिर हौसला शिकनी होती है। किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाए, कैसे हौसला अफजाई इस वक्त की जाए जो इन्वेस्टर्स हैं लोकल उनकी? सर देखें, जो लोकल इन्वेस्टर है ना जी, वो 2 तरह से इन्वेस्ट करता है। उसने अपना प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करना है। आप सबसे पहले ये देखें कि जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, आपके पास स्टॉक मार्केट उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि दुनिया में जो कंपनीज हैं, जो कारोबार हैं, वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। बहुत से मुल्कों में आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो सबसे भी ऊपर है। इवन आप इंडिया में चले जाएं तो इंडिया की स्टॉक मार्केट उनकी GDP का 96% है, और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो GDP का सिर्फ 4% है। तो आप देखें, आपके पास जब पैसे आएंगे तो हम या गोल्ड खरीदेंगे, या हम प्लाट खरीदेंगे, या हम गाड़ी खरीदेंगे, या हम प्लाजा बनाएंगे। कारोबार चलते हैं कि हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती कि वो इन्वेस्ट कर सके, लेकिन सेविंग शायद मैं और आप भी कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट आपका एक सबसे बेहतर तरीका होता है कि जहाँ पे आप कैपिटल को मोबिलाइज करते हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हैं। अब पाकिस्तान में आप देखें तो आपकी सबसे बड़ी जो कंपनी है वो ओगरा है, OGDCL है। OGDCL को तकरीबन $1.5 बिलियन की है। उसके बाद आपको जो है वो एंग्रो मिलेगी, वो तकरीबन $1 बिलियन की है। आप जरा एनालिसिस करें कि ये जो बड़ी जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनीज हैं हमारे कागजों में, इनकी एक्सपोर्ट कितनी है, ना होने के बराबर। आप इंडिया में चले जाए तो आपको कंपनीज मिलेंगी $300 बिलियन, $400 बिलियन की। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे पास तो ये छोटी छोटी सेठों की कंपनीज हैं, और उन सेठों को बहुत सी सब्सिडीज मिलती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर इतनी फैली हुई है, चाहे वो उसकी रेगुलेशंस हैं, चाहे वो सब्सिडीज हैं, कि जिसकी वजह से हमारे बिजनेस उस तरीके से फ्लॉरिश नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली हम सेफ या चंद चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ना वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा जा रहा है, ना वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के अंदर जा रहा है। और अल्टीमेट देखें तो हमें जो चैलेंज सबसे बड़ा आ रहा है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। वो तकरीबन हम $30 बिलियन पे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो इत्तिशाम साहब, इसका मतलब जो पैसा है इस वक्त लोकली वो मार्केट में वो लिक्विडिटी नहीं की सूरत में नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो या तो गोल्ड की सूरत में बॉन्ड हुआ हुआ है, या वो प्राइस बॉन्ड्स की सूरत में बॉन्ड हुआ हुआ है, या वो प्लॉट्स और प्लाजों की सूरत में बॉन्ड हुआ हुआ है। तो ये अगर लोकल इन्वेस्टर्स का अपनी मार्केट पर एतमाद ही बहाल नहीं होगा तो बिजनेस एक्टिविटी कैसे
जनरेट करेगी। ज़ाहिर है कि घूम कर फिर बात हुकूमत की तरफ जाएगी कि वो ईज़ ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई हो चुका है, इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत हाई है, जबकि वो ग्रेजुअली उसमें कमी लाई जा रही है। तो ये अब सिचुएशन बेहतर करेगा कौन? हुकूमत को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या लोकल इन्वेस्टर्स को ही बहरहाल एक ट्रस्ट शो करना पड़ेगा अपने मुल्क पर? देखिए अरबाब, ये दो सेक्टर की जो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ना, देखिए ये स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन पे चलती है और आपको भी पता है कि 2 दर्जन प्लेयर बैठे हुए हैं कराची में, 1 दर्जन इस्लामाबाद में और 1 दर्जन कहा जाता है लाहौर में, जो गवर्नमेंट के लोगों से मिल के बहुत कुछ करवाते हैं। मुझे पता है ज़ाती तौर पे यहाँ मिनिस्ट्रीज़ में बैठ कर उनको बताया जाता है कि किस अदारे की जो है ना, किस कंपनी के जनाब शेयर ऊपर जाने वाले, नीचे आने वाले, वो तो एक एस्पेक्ट है। इसी तरह रियल स्टेट जो है ना, वो भी आप देख लें, अब जिस तरीके से काला धन है, सब कुछ है, अगरचे दोनों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे अहम बात अरबाब ये है कि जो अभी आपने बात की है, 19.5% इंटरेस्ट रेट अब हुए हैं। आप मुझे बताएं, फेडरल रिज़र्व ने, अमेरिका ने भी आप 0.5% इंटरेस्ट रेट कम किया, पूरी दुनिया में नीचे आएंगे, तकरीबन 4% उनका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। अब देखें जो हमारे लिए मुसीबत हो रही है, आप मुझे बताएं पाकिस्तानी इन्वेस्टर कितना भी किसी के पास पैसा है, को अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता, वो बोरिंग करता है। अगरचे बोरिंग बहुत ज़्यादा हमारी हुकूमत खुद बैंकों से कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें काइबर को आप शामिल कर दें तो ये हमारा 19.5 नहीं, ये तकरीबन 23% बन जाता है इंटरेस्ट रेट। तो इस इंटरेस्ट रेट पे मुझे बताएं कौन बंदा बोरो करेगा, कौन बंदा इंडस्ट्री लगाएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, एक एस्पेक्ट है। दूसरा फिर ये बार बार बात आती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे पॉलिसीज़ तब्दील होती है। आपको याद है बजट में क्या हुआ था, वो टोयोटा कंपनी वालों ने कहा था कि जी हाइब्रिड गाड़ियाँ बनाएंगे हम और इसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएंगे। जनवरी में हुकूमत से उन्होंने मामला तय किए और एक 2 साल की उस पर टैक्स छूट ली, उन्होंने $150 मिलियन इन्वेस्ट किया और बजट में आपने देखा वो चेंज कर दिया उन्होंने और उस पर टैक्स लगा दिया। उसके बाद फिर रोए पीटे और फाइनली उसको हटाया गया। तो हमारे यहाँ तो पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गवर्नमेंट कितना लोगों को कहेगी कि यहाँ इन्वेस्ट करें। देखें ना, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, मेरा नहीं ख्याल कि अरबाब कुछ हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो गवर्नमेंट का एक ज़माने में बड़ा अच्छा चल रहा था, वो भी देखें नीचे चला गया लेके। अब गवर्नमेंट तो ब्रोक है, प्राइवेट सेक्टर को इंजन ऑफ ग्रोथ बनना है। उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सारी दुनिया में आप देख लें बिजली अनइंटरप्टेड गैस अनइंटरप्टेड इंडस्ट्री को मिलती है और कम रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ इस पे लोग आने के लिए तैयार ही नहीं है। अगरचे जाली तरीके से बहुत काम होते हैं, कंपनीज पैसे लेके जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी जो है ना वो उनको गलत तरीके से बिजली दी जाती है और वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक तरीका एक आ रहा है कि भी आप लोकल इन्वेस्टर को, मैं मानता हूँ उसको एतमाद में लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट कम करें। भाई 6.9% की आपकी हो गई है, जो जिसको कहते हैं आप इन्फ्लेशन, जो कि मैं ज़ाती तौर पे नहीं मानता। पिछले साल का वो बेस लाइन लेके उन्होंने जो लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे कम बिजली, वो उनका जो 6.5 रुपये का जो देते हैं पर यूनिट, उसको आपने बेस बना के तो आपने बिजली कम करके दिखा दी और इन्फ्लेशन कम करके दिखा दी, जो अदरवाइज़ 35.5 से 70 रुपये पर यूनिट बिजली मिल रही है। तो वो तो गलत तरीका है। मैं नहीं मानता कि वो वाकई हमारी जो है ना चीज़ें कम हुई हैं। आप चाहें अब बाज़ार जाएँ, आपको चीज़ें कम प्राइसेस में मिलती है, नहीं मिलती। वो हुकूमत ने एक पॉलिटिकल एक्सटेंड करके सारा कुछ कर लिया। असल बात यह है कि हुकूमत को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। ये IMF का प्रोग्राम हमारी अजाब कब हमारी जान छूटेगी, कब हम निकलेंगे। वो ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन, वो जब बात आती है वो GDP ग्रोथ आप देख दें अरसे से 3-3.5% पे रुकी हुई है। जब हमें कहा जाता है कि जी जब तक ये 6.5 से 7% नहीं होगी, कोई जॉब क्रिएशन नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत का खात्मा, आज देख लें 65% के करीब लोग कहते हैं गुर्बत से नीचे चले गए सतह पे लोग। तो अब ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। हुकूमत का इनिशिएटिव भी हो, ये जिसको कहते हैं टैरिफ कम किया जाए बिजली का, और उसके बाद साथ साथ जो अब देख लें इंटरेस्ट रेट कम किए जाए, लोग वाकई सही मानों में इन्वेस्टर को बोरिंग पे आसानी की जाए तो इन्वेस्ट करेगा। अदरवाइज़ आप देख लें लोग कहते हैं जी दुबई क्यों चले जाते हैं। अब भूटान में भी लोग जाना शुरू हो गए हैं, श्रीलंका भी जा रहे हैं। वहाँ पे आसानी से सब चीज़ें मिलती हैं, अंडर वन रूफ सस्ती मिलती हैं और प्रोटेक्शन भी सरमाए की है, डिविडेंड हो, प्रॉफिट हो, वो जब चाहे लेके जा सकते हैं। आपने देखा ये टेलीकॉम कंपनियों को कितने रोने पिटने के बाद $150 मिलियन चंद महीने पहले वापस किया गया था। इन हालात में कौन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। मेरे ख्याल है एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को वाकई कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ सामने आना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स को क्या ऑफ़र करना है और जो लोग इस पे IPPs वाले हैं उनके साथ क्या सलूक करना है और हाइडल को कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन अभी भी हाइडल का कितना पोटेंशियल है। बार बार बात आती है कि वो 432 साइट्स आज से 30 साल पहले वापडा ने आइडेंटिफाई की थी, जिस पे 10 से 15
50 से 100 मेगावाट तक के जो ना वो प्रोजेक्ट लग सकते थे, लेकिन IPPs आप देख लें क्या है, ये माफिया है, इन्होंने आज तक लगने नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है इन सारे चुंगल से हमें बाहर निकलने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इनिशियली तो रबाब जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, हमारा इन्वेस्टर नहीं आएगा। साहब, ये इंटरेस्ट रेट वाले पॉइंट को जरा मैं शुजात साहब की तरफ भी लेकर जाता हूँ। शुजात साहब, ये अगर गुंजाइश है 4% की या 5% की, तो ये 2% कम करना ये कौन सी दानिशमंदी है? बिजनेस एक्टिविटी आपकी उससे महदूद हो गई, आपके इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट उससे बहुत हद तक मार्केट से उठ गया कि आपके पास गुंजाइश डबल की थी, आपने फिर भी 50% रिलीफ इस वक्त ट्रांसफ़र किया अपने बिजनेस कम्युनिटी को। तो अगर ये मुकम्मल तौर पर ये जो 5% की 4% की जो गुंजाइश मौजूद थी, अगर ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र किया जाता, इससे कितना फ़र्क इस वक्त पड़ना था बिजनेस एक्टिविटी पर? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं शाम साहब से एग्री करता हूँ कि हमने अपने बिजनेस को भी, बिजनेसमैन को भी इजी मोड में रखा हुआ है। स्टॉक मार्केट को सिंध क्लब के 32 लोग चलाते हैं, ठीक है ना जी, और वो जैसे मर्जी है स्टॉक मार्केट को ले जाए। बैंकों को अगर आप देखें तो जहां हमारी ग्रोथ नहीं है, जहां पे हाई इन्फ्लेशन है, तो बैंकों को रिकॉर्ड प्रॉफिट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि 90% आपकी गवर्नमेंट बार हो रहा है। इस साल का अगर आप फेडरल बजट उठा के देखें तो आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिसके 4 कंपोनेंट है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट के रनिंग एक्सपेंसेस हैं, पेंशन है, दिफा है या हमारा डेवलपमेंट बजट है, वो टोटली उधार पे है। तो देखिए, बैंकों के तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एज अ वे फॉरवर्ड देखें, ठीक है, आप इंटरेस्ट को कम करेंगे, उसका इम्पैक्ट आएगा बिजनेस की तरफ, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस वक्त 100 रुपये यूनिट के ऊपर जो आपकी कमर्शियल तकरीबन 80 से 100 रुपये है, कौन बिजनेस करने को तैयार होगा? आप की इंडस्ट्री ठप हो रही है, चाहे वो आप टेक्सटाइल देख लें या दूसरी इंडस्ट्री को आप देख लें, तो जो इंडस्ट्री है वो अपनी कंपेटिटिवनेस लूज कर रही है इन सारी पॉलिसी से। एज अ वे फॉरवर्ड जो मेरी अर्ज होगी कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी के अंदर फुटप्रिंट है उसको मिनिमाइज करे। गवर्नमेंट का काम नहीं है PIA को चलाना, वापडा हमने गवर्नमेंट ने चला के देख लिया है। हम जो प्राइवेट सेक्टर से चीजें ले रहे हैं उसमें शॉक्स इतने नहीं आ रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट हमें चीजें दे रही है, चाहे वो तालीम है, चाहे सेहत है, चाहे बिजली है, वो हमें नहीं मिल रही। तो देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी को बिजनेस से निकाले, दूसरा जो श्याम साहब ने भी कहा कि बड़ी सीरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। और उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में ये जो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म वाले प्रोजेक्ट हैं कि जी हमने ये ग्रीन ट्रेन चलानी है, हमने ये फलां ML1 की ट्रेन चलानी है, इनसे बाहर सर हमें निकलना होगा। बिजनेस को ईज करें, नंबर 1, एनर्जी प्राइसेस को कम करें। शाम साहब भी यही बात कह रहे हैं कि आपकी 52% गवर्नमेंट की IPPs हैं, कुछ आपकी प्राइवेट सेक्टर की हैं, और हमने अनफॉर्चुनेटली देखें SIFC में भी जो मुझे डर है कि हम शायद इसी तरह के लूज कॉन्ट्रैक्ट ना करें जो हमने पहले IPPs के साथ किए हैं, और अल्टीमेटली ये ना हो कि ये हमारे लिए अगेन एक कोलैप्स हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। शुजात फारूक साहब, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।